गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ कंटिन्यू और चैप्टर 11 किरण प्रकाशिकी। और किरण प्रकाशिकी के अंदर अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण। तो लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे किया जाता है? जैसे दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण जब हमने पढ़ा था तो दर्पण से प्रतिबिंब के निर्माण में हमने 4 किरणों का उपयोग किया था और इन 4 किरणों में हमने बताया था कि इनमें से कोई सी भी 2 किरण आप काम में ले सकते हैं और इन 2 किरणों की सहायता से आप प्रतिबिंब निर्माण कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लेंस से प्रतिबिंब निर्माण की बात करते हैं तो लेंस से प्रतिबिंब निर्माण हेतु भी कुछ नियम हैं जो काम में लिए जाते हैं। जैसे सबसे पहला नियम यह है कि जो बिंब से प्रकाश की किरण आएगी, अगर वह किरण लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर होती है तो अपवर्तन के पश्चात वह लेंस के दूसरे मुख्य फोकस f' से गुजरती है। क्या कहा मैंने आपसे कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होती है तो अपवर्तन के पश्चात दूसरे मुख्य फोकस f' से गुजरती है। जबकि अगर अवतल लेंस है, ये तो उत्तल लेंस का केस है, जबकि अगर अवतल लेंस है तो वो अपवर्तन के पश्चात प्रथम फोकस से गुजरेगी। किसी भी लेंस के अंदर 2 फोकस होते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे ये लेंस है, इस पृष्ठ का फोकस यहाँ होगा, इस पृष्ठ का फोकस यहाँ होगा, ये द्वितीय, ये प्रथम। तो अगर कोई भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरती है तो उत्तल दर्पण के केस में तो किससे गुजरेगी? प्रथम फोकस से। और अगर अवतल दर्पण है, द्वितीय फोकस से गुजरेगी। और अगर अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण के केस में वो आपकी प्रथम फोकस से गुजरेगी। तो यहाँ पर समझने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि यहाँ जो हम बात कर रहे हैं अवतल और उत्तल लेंस की, तो अवतल और उत्तल लेंस की कंडीशन के अंदर अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चलती है तो उत्तल अवस्था में तो द्वितीय फोकस से गुजरेगी और अवतल की अवस्था में प्रथम फोकस से वो गुजरेगी। ठीक है। दूसरी है कि अगर लेंस के प्रकाशिक केंद्र कौन सा होता है? ये वाला, ये इसकी प्रकाशिक अक्ष होती है और ये इसका केंद्र होता है। तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के निर्गत हो जाती है। यानी इस किरण के अंदर किसी प्रकार का कोई विचलन नहीं होता, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, वो जैसी है वैसी ही निकल जाती है। ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम ये कहता है कि लेंस के प्रथम मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरण अथवा इस बिंदु पर आकर मिलती प्रतीत होने वाले प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर निर्गत होती है। यानी अवतल और उत्तल दोनों ही लेंसों में अगर कोई प्रकाश की किरण प्रथम फोकस से गुजर रही है तो अपवर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समानांतर जाती हुई प्रतीत होती है या फिर वास्तविकता में प्रथम मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाती है। ठीक है। तो ये 3 केस हैं। इन 3 केसों की सहायता से हम लेंस से प्रतिबिंब निर्माण की बात करते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है अपना प्रिज्म। ओके, अब ये प्रिज्म क्या होता है? अगर हम प्रिज्म की बात करते हैं तो प्रिज्म को अगर हम डिफाइन करते हैं तो कोई भी समांगी पारदर्शी माध्यम, जैसे हमने लेंस को पढ़ा था, इस पारदर्शी माध्यम 2 वक्रीय पारदर्शी पृष्ठों से बना हुआ माध्यम लेंस क्या है? तो जब हम दर्पण प्रिज्म की बात करते हैं तो प्रिज्म के लिए हम ये कहते हैं कि किसी समांगी पारदर्शी माध्यम के उस आकृति को प्रिज्म कहते हैं जो किसी कोण पर झुके हुए 2 समतल पृष्ठों से घिरा होता है। क्या कहा? किसी समांगी पारदर्शी माध्यम के उस डिवाइस को या उस युक्ति को प्रिज्म कहते हैं जो 2 अपवर्तक किसी कोण पर झुके हुए अपवर्तक पृष्ठों से घिरा होता है। वो क्या कहलाता है? आपका प्रिज्म कहलाता है। जैसे अगर हम यहाँ प्रिज्म की बात करते हैं तो ये इस तरह से प्रिज्म की आकृति होती है, लेकिन जनरली प्रिज्म होते क्या है? 3D, एक इसके पीछे भी होता है, यानी त्रिकोणीय रूप में होते हैं। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि अगर हम प्रिज्म की बात करते हैं तो किसी समांगी पारदर्शी माध्यम के उस आकृति को प्रिज्म कहते हैं जो किसी कोण पर झुके हुए 2 समतल पृष्ठों से घिरा होता है। इन समतल पृष्ठों को हम अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं और इनके बीच का जो कोण होता है उसे हम प्रिज्म कोण कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर हमने ये कहा कि समांगी पारदर्शी माध्यम के किसी कोण पर झुके हुए 2 समतल अपवर्तक पृष्ठ, ठीक है, ये मिलकर जो आकृति बना रहे हैं ये प्रिज्म कहलाता है। और इन आकृतियों के या भुजाओं के बीच का जो एक कोण होता है, इस कोण को हम क्या नाम देते हैं?
इस कोण को हम नाम देते हैं प्रिज्म कोण। क्या बोलते हैं इसको हम? प्रिज्म कोण। तो यहाँ पर दोनों अपवर्तक पृष्ठों को मिलने से बना हुआ कोण, जो दोनों अपवर्तक पृष्ठ मिल रहे हैं, इनको मिलने से जो बना हुआ कोण होता है वो कोण अपवर्तक कोण कहलाता है। यानी जब प्रकाश की किरण इन कोरों पर या इन किनारों पर आकर गिरेगी तो इन प्रकाश की किरणों का क्या होगा? अपवर्तन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि प्रिज्म क्या, प्रिज्म की अगर शेप की बात करें तो प्रिज्म 3D है, प्रिज्म त्रिविमीय है। त्रिविमीय का मतलब जिसकी हम ये कह सकते हैं 3 डायमेंशन, 3 एक्सिस x, y और z। तो 2 एक्सिस तो आपको सामने दिखाई दे रही है और एक एक्सिस किसी किधर होती है? बाहर की ओर उभरी हुई। एक एक्सिस कैसी होती है? बाहर की ओर उभरी हुई। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि ये जो अक्षय हैं या ये जो इसकी समतल पृष्ठें हैं, ये समतल पृष्ठें अपवर्तक का कार्य करती हैं। अब यहाँ पर हम ये कहते हैं कि अपवर्तक पृष्ठों के अभिलंबवत किसी तल द्वारा काटे हुए प्रतिच्छेद को प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद कहते हैं। यहाँ पर हमने क्या कहा? अपवर्तक पृष्ठ के अभिलंबवत किसी तल द्वारा। अब अपवर्तक पृष्ठ है ये अपवर्तक पृष्ठ, इसी का दूसरा डायग्राम मैं बना देता हूँ आपके सामने। ये इस तरह से बनाया हमने। ठीक है, अभी देखिएगा ये तो एक प्रिज्म और ये इसके पीछे वाला शेप होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली जो है ये अपवर्तक पृष्ठ फर्स्ट है और ये आपके अपवर्तक पृष्ठ सेकंड है। ठीक है, अपवर्तक पृष्ठ फर्स्ट और अपवर्तक पृष्ठ सेकंड। तो अगर मैं इसके लंबवत परिच्छेद काटता हूं तो लंबवत परिच्छेद जो हम काटेंगे वो लंबवत परिच्छेद यहाँ पर क्या कहलाएगा? आपका मुख्य परिच्छेद कहलाता है। और प्रिज्म में जो हम बात करते हैं, कौन कौन से अपवर्तक पृष्ठों की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? एक तो हो गया आपका, नाम दे देते हैं इनको A, B, C, ये हो गया E, ये D और ये F। ठीक है, तो एक अपवर्तक पृष्ठ तो हो गई आपकी A, B, E, D ये वाली, और एक अपवर्तक पृष्ठ कौन सी हो गई? A, C, F, D ये वाली। तो 2 अपवर्तक पृष्ठ यहाँ पर हो गए। तो प्रिज्म में A, B, E, D, A, C, F, D प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ कहलाते हैं। और पृष्ठ B, C, F, E प्रिज्म का क्या कहलाता है? आधार। तो ये 3D में है, तो 3D में हमें थोड़ा सा इसको कम समझ में आएगा, लेकिन अगर मैं इसका मुख्य परिच्छेद निकाल लेता हूँ, मुख्य परिच्छेद का मतलब लंबवत पृष्ठ, तो ये कुछ इस शेप का निकलता है। इसमें ये वाला भाग जो होता है ये आपका आधार होता है, ये आपका प्रथम अपवर्तक पृष्ठ होता है, ये आपका द्वितीय अपवर्तक पृष्ठ होता है। तो प्रिज्म जनरली, मैं वापस एक बार डिफाइन कर देता हूँ कि किसी समान की पारदर्शी माध्यम की उस आकृति को प्रिज्म कहते हैं जो किसी कोण पर झुके हुए 2 समतल अपवर्तक पृष्ठों से घिरा हुआ होता है। वह क्या कहलाता है? आपका प्रिज्म कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये ABC है, मैं जो बता रहा था आपको, ABC क्या है? प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद कहलाता है। इसको हम प्रिज्म का क्या बोलते हैं? मुख्य परिच्छेद बोलते हैं। ठीक है, और BCEF और BAC, ये BAC क्या कहलाता है? प्रिज्म कोण कहलाता है। ठीक है, तो हमने इस प्रिज्म का जो 3D शेप था इसमें हमने एक मुख्य परिच्छेद निकाल लिया। तो ABC तो आपका कहलाएगा मुख्य परिच्छेद और BAC कहलाएगा आपका प्रिज्म कोण। तो ये एक जनरल प्रिज्म की बात हुई। अब इस प्रिज्म से अपवर्तन कैसे होता है इसे हमें समझना है थोड़ा, तो देखिएगा। प्रिज्म से अपवर्तन हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे एक सामान्य प्रिज्म हमने ले लिया, ABC। ये ABC क्या है? आपका एक सामान्य प्रिज्म हमने यहाँ पर ले लिया। ठीक है, इस सामान्य प्रिज्म पर अगर हम ध्यान दें तो ये वाला माध्यम विरल है, ये वाला माध्यम विरल है और बीच वाला माध्यम कैसा है? सघन। तो ये कांच से बना हुआ है। तो इस पर सबसे पहले प्रकाश की एक किरण हम आपतित करते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, प्रकाश की किरण आपतित होगी इसके सापेक्ष, अभिलंब के सापेक्ष, और अभिलंब हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है। तो ये अभिलंब
हमेशा क्या होता है, पृष्ठ के लंब। ठीक, अब प्रकाश की किरण कहां से जा रही है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है, तो ये अभिलंब की ओर झुकती है। ठीक है, अब यहां पर हम बात करें, ये अभिलंब है, ये प्रकाश की किरण इस पृष्ठ पर आपतित हुई, इस पृष्ठ पर आपतित हुई, तो इनको हम नाम दे देते हैं, जैसे हमने इसको नाम दे दिया ए, ठीक है, और ये दे दिया बी, और यहाँ पर ये जो एंगल बना ये आपका आपतन कोण हो गया आगे। ठीक है, तो यहाँ पर सॉरी ए बी सी को हम पहले इसको दे चुके हैं, पी क्यू नाम दे देते हैं इसको पी क्यू। तो ये पी क्यू प्रकाश की किरण इस ए बी पृष्ठ पर आपतित हुई, कितना आपतन कोण पर, आई आपतन कोण पर। अब जब ये प्रकाश की किरण यहाँ से जाकर इसमें प्रवेश करेगी तो अपवर्तन होगा, अपवर्तन होगा तो ये वाला कोण कौन सा कोण कहलाएगा, अपवर्तन कोण। इसको हमने नाम दे दिया R1। क्या नाम दे दिया, R1। अब ये प्रकाश की किरण आगे गई, आगे जाकर इस पृष्ठ पर गिरी, AC पर गिरी, तो अब सघन माध्यम से कौन सा माध्यम में जाएगी, विरल माध्यम में। तो यहाँ पर ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, तो सबसे पहले तो पृष्ठ के सापेक्ष क्या बना, अभिलंब, जो पृष्ठ के लंबवत है। ठीक है, तो ये अभिलंब से किधर जाएगी, सघन से विरल में जाती है तो दूर, तो ये दूर गई, इसको हमने नाम दे दिया R और इसको हमने नाम दे दिया S। ये वाला एंगल हमने माना R2 और ये वाला जो एंगल है इसे हमने निर्गत कोण बोल दिया E। ठीक है, ये आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण, ये यहाँ पर इसके लिए आपतन कोण एक तरह से, और ये निर्गत कोण। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि प्रकाश की किरण पृथ्वी से जब गुजरी तो इसका 2 बार अपवर्तन हुआ, एक बार अपवर्तन यहाँ हुआ और फिर एक बार अपवर्तन यहाँ हुआ। लेकिन प्रकाश की किरण का कितना विचलन हुआ, कितनी घूमी, कितनी बैंड हुई, तो इसे देखने के लिए हम क्या करते हैं, तो याद कीजिए विचलन बताने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि आपतित किरण को हम आगे की ओर बढ़ा दें, ठीक है, और विचलित किरण जो सबसे निर्गत किरण है उसको हम पीछे की ओर बढ़ा दें, तो उन दोनों के बीच का जो कोण है भाई उसका विचलन कोण होगा। तो ये जो आपतित किरण है इसे मैंने किधर बढ़ा दिया, आगे की ओर, और ये जो मेरी निर्गत किरण है इसे किधर की ओर बढ़ा दिया, पीछे की ओर। तो ये जो एंगल बना ये इसको बोलेंगे डेल्टा, तो ये क्या कहलाएगा आपका विचलन। यानी ये आपको ये बताएगा कि आपकी जो ये आपतित किरण थी, ये आपतित किरण कितने कोण पर निर्गत हुई, यानी इसके अंदर कितना विचलन हुआ, ये आपको ये चीज बताएगा। ठीक है, ये आपका प्रिज्म कोण है, इसको भी चाहो तो हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, स्मॉल या छोटा सा कुछ भी, ये प्रिज्म कोण हो गया आपका। अब यहाँ पर हम ये कहते हैं, इनको अगर नेमिंग करें हम तो नेमिंग भी दे देते हैं, एक को दे देते हैं डी और एक हो गया आपका ई। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले कि इस पूरे डायग्राम के अंदर यहाँ पर जो ये हमने दिया है इसमें पी क्यू, अच्छा ये एक चीज और ध्यान रखना है, ये अंदर ही बनेगा डायग्राम में, प्रिज्म के अंदर ही बनेगा, ये प्रिज्म से बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो जब प्रिज्म के अंदर ही बनाइएगा, ये प्रिज्म के अंदर ही रहेगा, ई बाहर नहीं आएगा। ये डायग्राम में थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा अपनी कॉपी के अंदर। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ये जो कटान बिंदु है विलंबों का, जो ई बिंदु पर कट रहा है वो इस प्रिज्म के अंदर ही रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें इस प्रिज्म से अपवर्तन को देखें, तो हम यहाँ सबसे पहले इसकी थोड़ी सी थ्योरी बोल देते हैं। थ्योरी क्या बोलेंगे कि चित्रानुसार प्रिज्म ABC की फलक AB पर एक प्रकाश की किरण PQ आपतित होती है, आपतन कोण I पर आपतित होती है, यहाँ से अपवर्तित होकर अपवर्तन कोण R1 पर द्वितीय फलक AC पर आपतित होती है और वहां से अपवर्तित होती हुई E कोण बनाते हुए बाहर निकल जाती है। ठीक है, आपतित किरण PQ को आगे की ओर बढ़ाते हुए निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाते हैं, तो ये दोनों D बिंदु पर मिलती है जहां पर हमें विचलन कोण डेल्टा प्राप्त होता है, जो हमें ये बताता है कि जो प्रकाश की किरण है वो प्रकाश की किरण कितने कोण पर विचलित हुई है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें ये देखना है इस जगह पर कि भाई सब चीजें हमने निकाल ली, लेकिन अब विचलन कितना होगा, इस प्रिज्म से अपवर्तन हो गया, समझ में आ गया, लेकिन अब विचलन कितना होगा, तो डेल्टा की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो सबसे पहले चतुर्भुज ले रहा हूँ, समझिएगा ध्यान से, चतुर्भुज लिया मैंने QERA, QERA
आर ए, ये चतुर्भुज हमने ले लिया। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो पहला कोण होता है मेरा ए प्लस, अब एंगल कौन सा आ गया आपका ए क्यू ई, तो एंगल ऑफ प्लस यहां से ले लिया क्यू ई आर, ठीक है, और एक एंगल हो गया आपका ई आर ए इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो इन चारों कोणों का योग किसके बराबर हो गया आपके 360 डिग्री के, ठीक है। अब यहाँ पर ये चारों कोणों का योग 360 डिग्री के जब बराबर हो गया, ये कौन कौन से कोण आए देखो बराबर, कोण ए प्लस कोण ए क्यू ई, दिस इज ए क्यू ई प्लस क्यू ई आर प्लस ई आर ए इक्वल्स टू 360, ठीक है। अब यहां पर जब हम इसे आगे देखते हैं तो ए क्यू ई, ये ए क्यू ई, तो ये जो सतह है ये अभिलंब इस सतह के साथ कितना कोण बना रहा है 90 डिग्री। देखिए ए क्यू ई, तो ये जो पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल कितना है 90 डिग्री। इसी तरह से ए आर ई, ये एंगल कितना है 90 डिग्री। तो मेरे पास में दो कोण हो गए, एंगल ऑफ ए क्यू ई प्लस ई आर ए, दोनों 90 के तो टोटल कितना हो गया 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज को 180 पुट कर दो यहाँ पर, तो a प्लस इसकी जगह और इसकी जगह 180 रखेंगे, तो क्यू ई आर प्लस 180 इक्वल्स टू 360। इस 360 180 को तो ट्रांसफर कर दो, क्यू ई आर इक्वल्स टू 180, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं ट्राइंगल क्यू ई आर की, तो ट्राइंगल क्यू ई आर में ये क्यू ई आर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, ये एंगल ऑफ R1, ये एंगल ऑफ R2 और एक एंगल है क्यू ई आर। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, एंगल ऑफ R1 क्यू ई आर एंगल ऑफ R2 इक्वल्स टू 180 डिग्री, लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो अब ये भी 180 के बराबर है, ये भी 180 के बराबर है, तो इन्हें चाहो तो आपस में बराबर कर दो। तो इनको जैसे आपस में बराबर करोगे तो आपस में बराबर करते ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हुई, तो अब आपके पास में क्या आ गया a इक्वल्स टू r1 प्लस r2। आ रही बात समझ में, a इक्वल्स टू r1 प्लस r2, ये बचा। अब वापस एक और ट्राइंगल लेते हैं। अब ट्राइंगल कौन सा लेते हैं, क्यू डी आर। कौन सा ट्राइंगल लेते हैं यहाँ पर, क्यू डी आर। तो अब क्यू डी आर ट्राइंगल लेते हैं, तो समझिएगा क्यू डी आर में ट्राइंगल क्यू डी आर में, अब क्यू डी आर लिया, देखो क्यू डी आर, क्यू डी आर लिया तो ये आई है, तो ये पूरा का पूरा कितना होगा, आई होगा, शीर्षाभिमुख कोण है। लेकिन अब इसमें तो बचा हुआ कोण कितना है, R1, तो रिमेनिंग कितना रह गया, I माइनस R। भाई ये पूरा आई है ना, तो ये पूरा भी आई होगा। अगर ये पूरा आई होगा तो इसमें से R1 निकाल दे तो बचा कितना, I माइनस R1। इसी तरह ये पूरा E है, इसमें से R2 निकाल दे तो बचा कितना, E माइनस R2, ठीक है। तो अब ट्राइंगल QDR में डेल्टा कोण है बाह्य कोण, और बाह्य कोण का मान अंतर कोणों के योग के बराबर होता है। तो चूंकि डेल्टा बाह्य कोण है और बाह्य कोण बराबर क्या होता है, अंतर कोणों का योग। तो डेल्टा इक्वल्स टू क्या हो गया आपका, I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। तो ये हो गया आपका I प्लस E प्लस R1 माइनस R2, ठीक है। E माइनस R2, ठीक है।
ये माइनस R1 और ये माइनस R2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा I प्लस E। अब माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा R1 प्लस R2, ठीक है। अब यहाँ पर R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है, A के बराबर, तो डेल्टा इक्वल्स टू I प्लस E माइनस A हो गया, ये आपकी इक्वेशन आ गई। तो इस इक्वेशन से क्या स्पष्ट हो रहा है, सबसे पहले चीज तो हम ये समझें, इस इक्वेशन से ये स्पष्ट हो रहा है कि विचलन कोण का मान आपतन कोण पर निर्भर करता है। पहली चीज, विचलन कोण का मान किस पर निर्भर करता है, आपतन कोण पर। जैसे जैसे आप इस I के मान को चेंज करते जाओगे वैसे वैसे इस डेल्टा का मान अपने आप चेंज होता जाएगा। अगर ये प्रकाश की किरण न्यू होती तो ये यू जाती तो डेल्टा बढ़ जाता, अगर ये प्रकाश की किरण और थोड़ी सी न्यू होती तो डेल्टा घट जाता, यानी सीधा सीधा आपतित किरण के ऊपर इस विचलन कोण का मान निर्भर कर रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पर निकल के आई है, वो इंपॉर्टेंट थिंग क्या निकल के आई है कि विचलन कोण आपतन कोण पर निर्भर करता है। यानी अब प्रैक्टिकली अगर हम इस चीज को देखते हैं, तो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो प्रैक्टिकल के अंदर होता क्या है कि जब आप प्रिज्म का प्रैक्टिकल करते हैं तो प्रिज्म के प्रैक्टिकल में देखा गया है कि जैसे जैसे हम आपतन कोण को बढ़ाते जाते हैं, प्रारंभिक अवस्था में विचलन कोण का मान घटता है और फिर एक पर्टिकुलर न्यूनतम मान पर आकर विचलन कोण का मान बढ़ना शुरू हो जाता है। ये प्रैक्टिकल मतलब एक्सपेरिमेंटल कर्व होता है। तो यहाँ पर ये क्यों हुआ, तो ये चीज हम उसी प्रैक्टिकल के अंदर जो अपवर्तन और परावर्तन अपवर्तन जो होता है उसी के आधार पर हम इस ग्राफ को बनाते हैं। तो ये एक तरह से प्रैक्टिकल कर्व है जो हमें बताता है कि जैसे जैसे ये आपका I हो गया और ये आपका विचलन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम I का मान बढ़ाते जाएंगे प्रारंभिक अवस्था में विचलन कोण का मान कम होता जाएगा। एक न्यूनतम अवस्था पर पहुंचने के बाद ये I का मान यहाँ से वापस बढ़ना शुरू होगा। तो इस जगह पर हम कहते हैं कि यहाँ पर ये जो अवस्था आई है ये I बराबर E की अवस्था है। यानी इस जगह पर आपका जो डेल्टा इक्वल्स विचलन कोण का मान है वो क्या प्राप्त हुआ है, न्यूनतम। और विचलन कोण का मान न्यूनतम कब प्राप्त होता है, जब आपतन और निर्गत कोण दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। उस कंडीशन में आपके विचलन कोण का मान न्यूनतम प्राप्त होता है। तो ये कंडीशन और निकल के आ गई यहाँ पर कि ये दोनों रेखाएं, ये दोनों कोण I और E जब आपस में बराबर होंगे तो I और E आपस में बराबर होने पर ये जो डेल्टा है ये क्या हो जाएगा, मिनिमम, ठीक है। यानी I कोण का मान E कोण के अगर बराबर हो गया तो उस अवस्था में आपकी जो डेल्टा की अवस्था है वो मिनिमम आ जाएगी, न्यूनतम आ जाएगी। इसे हम न्यूनतम विचलन की अवस्था भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा हमारा प्रैक्टिकल है, इसे ऑप्टिक्स के प्रैक्टिकल में हम इसे लेते हैं। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं, जब इस ग्राफ की व्याख्या करते हैं तो इस ग्राफ की व्याख्या में हम ये कहते हैं कि ग्राफ से स्पष्ट है कि प्रिज्म के लिए उसके न्यूनतम विचलन कोण के लिए आपतन कोण का केवल एक मान हो सकता है। यानी न्यूनतम विचलन आपतन कोण के केवल एक ही मान पर प्राप्त हो सकता है, अर्थात केवल एक विशेष आपतन कोण के लिए ही प्रिज्म न्यूनतम विचलन उत्पन्न करता है। और न्यूनतम विचलन की अवस्था में कोण I कोण E के बराबर हो जाता है। तो ये ग्राफ से स्पष्ट है, मतलब प्रायोगिक तथ्य है जो यहाँ से स्पष्ट है। अब प्रायोगिक तथ्यों के हिसाब से अगर हम न्यूनतम विचलन की अवस्था की बात करते हैं, जैसे न्यूनतम विचलन की स्थिति, अब न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या हो गया, डेल्टा इक्वल डेल्टा, ये कब होगा, जब आपतन कोण किसके बराबर हो जाएगा, निर्गत कोण के। अब आपतन कोण अगर निर्गत कोण के बराबर हो जाए तो इस समीकरण से डेल्टा की वैल्यू क्या आ गई, 2i माइनस a, ठीक है। यहाँ से I का मान अगर आप निकालना चाहें तो I का मान क्या मिलेगा, ये डेल्टा इक्वल्स डेल्टा m है ना, I इक्वल्स E की कंडीशन में डेल्टा क्या हो जाएगा, डेल्टा m के बराबर हो जाएगा। तो डेल्टा m प्लस a अपॉन 2 इक्वल्स टू क्या हो गया, I। तो आपका आपतन कोण हो गया, ठीक है। इसी तरह से हम क्या जानते हैं, R1 प्लस R2 इक्वल्स टू
अब यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि समीकरण जो पहले हमने ली थी इसके अंदर A = R1 + R2, ये हमने समीकरण ली थी। तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि अगर I और E आपस में बराबर हो गए तो R1 और R2 भी आपस में बराबर हो जाएंगे, क्योंकि I और E इक्वल होगा तो शीर्षाभिमुखी कोण है दोनों, ठीक है। तो उस कंडीशन में R1 = R2 = R, तो A = क्या हो जाएगा तुम्हारा 2R, तो R की वैल्यू यहाँ से निकाल दी कितनी A/2, ठीक है। तो अब R की वैल्यू भी आ गई और I की वैल्यू भी आ गई, तो अब स्नेल का नियम क्या कहता है, स्नेल के नियम से N = sin I/sin R, ये स्नेल का नियम है। अब I की वैल्यू क्या है तुम्हारी, sin I की वैल्यू तो डेल्टा n प्लस A/2 अपॉन sin R की वैल्यू क्या है, sin A/2, ठीक है। तो ये यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये वाली समीकरण किसको दिखाती है, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक को दर्शाती है। यानी इस समीकरण के आधार पर हम प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। जब प्रिज्म पतला होगा तो डेल्टा m यानी जो न्यूनतम विचलन है उसका मान भी छोटा होगा, और अगर प्रिज्म पतला है तो उस कंडीशन में जैसे हम कहते थे लेंस या दर्पण की कंडीशन में कि अगर द्वारक छोटा होता है तो कोण अल्प हो जाते हैं, उसी तरह से यहाँ अगर प्रिज्म पतला है तो जो कोण हैं उनके मान भी क्या हो जाते हैं, अल्प। तो यहाँ पर हम लिखते हैं प्रिज्म के पतला होने की अवस्था में कोण अत्यल्प होंगे, अर्थात sin थीटा अप्रॉक्स किसको हो जाएगा, थीटा। तो यहाँ हम लिखते हैं sin डेल्टा m प्लस A/2 अप्रॉक्स डेल्टा m प्लस A/2, और इसी तरह से sin A/2 अप्रॉक्स A/2। तो जब यहाँ हम n की वैल्यू निकालते हैं तो n की वैल्यू आती है डेल्टा m प्लस A/2 अपॉन A/2, ठीक है। इसे जब हम सॉल्व करते हैं और तो सॉल्व करने में A/2 को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो n × A/2 इक्वल्स टू, यहाँ 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो या फिर डेल्टा m प्लस A/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका, तो यहाँ से ये हो गया आपका डेल्टा m इक्वल्स टू n-1 A। तो ये न्यूनतम विचलन का फॉर्मूला आ गया अपवर्तनांक के, ठीक है। तो यहाँ पर जो समीकरण है ये समीकरण पतले प्रिज्मों द्वारा उत्पन्न विचलन का मान ज्ञात करने की ये समीकरण आ गई। तो अगर पतला प्रिज्म है तो उससे उत्पन्न विचलन को हम इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये प्रिज्म की कंडीशन थी जहाँ पर कुछ प्रायोगिक तथ्य भी हमने काम में लिए हैं, जिन प्रायोगिक तथ्यों के आधार पर हमने ये बताया है कि प्रिज्म की अवस्था में 2 बार अपवर्तन होते हैं, और प्रिज्म के लिए जो पदार्थ है, जैसे प्रिज्म जिस पदार्थ का बना हुआ है उसका अपवर्तनांक हम इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रिज्म था। ओके बेटा, कोई भी डाउट है तो पूछिएगा। थैंक यू।